जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन योजना में एक बड़ी राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है। 33,000 से ज्यादा आवासों को मंजूरी दे दी गई है, जहाँ पात्र परिवारों को जल्दी आवास दिया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए चलाए जा रहे पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक प्रदेश भर में 33,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि करीबन 21,000 मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं। शासन का दावा है कि जिन परिवारों का नाम पहले सर्वे में छूट गया था, अब उन्हें भी दोबारा सर्वे करके इस योजना से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही जा रही थी। इस मामले पर जिला पंचायत गरियाबंद के सीओ प्रखर चंद्राकर ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि संबंधित परिवार पहले छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा था और लंबे समय से ओडिशा में रह रहा था। इसी वजह से वर्ष 2011, 18 और 24 के सर्वे में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। कुछ समय पहले ही परिवार के वापस गांव लौटने के बाद पीएम जनमन योजना के अंतर्गत उनका सर्वे पूरा कर लिया गया है और जल्द ही आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। 8,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खाते में पहुंचे 12 करोड़ 26 लाख, जिस पर वन मंत्री ने ऑनलाइन तरीके से इसको हस्तांतरित किया। बता दें कि इसी कड़ी में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से 12 करोड़ 26 लाख रुपए की ऑनलाइन तरीके से छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण किया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले के तकरीबन 8,631 प्रतिभावान विद्यार्थियों के खाते में यह राशि सीधे रूप से अंतरित कर दी गई। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को आर्थिक तंगी के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वन मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार केवल लघु वनोपज संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य वनाश्रित परिवारों का सर्वांगीण सशक्तिकरण है। मैनपाट के 64 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया जा चुका है, जहां रैली निकाल करके चक्का जाम आयोजित हुआ। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में प्रशासन ने 64 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया है। रोपाखार इलाके में नोटिस मिलने के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप का माहौल है। सोमवार को इस कार्यवाही के विरोध में नगरवासियों के साथ साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। बाद में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का मौका देने की बात कही, जिसके बाद जाकर प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के कमलेश्वरपुर में जिला प्रशासन के 64 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रोपाखार और बाजार डांड इलाके में इन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है। बताया गया है कि किसी ने 2 से लेकर 5 डिसमिल जमीन पर मकान और दुकान बना ली है, जबकि कुछ लोगों ने जमीन को घेर कर भी कब्जा किया हुआ है। मैनपाट तहसीलदार न्यायालय में अतिक्रमण के खिलाफ सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद नवंबर-दिसंबर 2025 में ही बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। रोपाखार में लगभग 64 लोगों को नोटिस जारी हुआ है, जहां 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा करना पाया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में तरबूज खाने के बाद किशोर की मौत का मामला उजागर हुआ है। 3 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि डॉक्टर ने कहा कि संक्रमण इसकी वजह हो सकती है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धुरकोट में तरबूज खाने के बाद 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना में 15 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चों का जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है। ये घटना सोमवार को सामने आई। जानकारी के मुताबिक बात करें तो तरबूज खाने के कुछ ही घंटों बाद दोपहर करीबन 2 बजे के आसपास सबसे पहले अखिलेश की हालत बिगड़ने लगी। इसे लगातार उल्टी और दस्त और सांस लेने में दिक्कतें हुई, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। परिजन उसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। वहीं अखिलेश के बाद अन्य 3 बच्चों, जिसमें श्री, पिंटू और हितेश भी शामिल है, समान लक्षण इनको भी दिखाई दिए। उन्हें भी तुरंत जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज अभी जारी है। बता दें कि प्रशासन अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि तरबूज में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हुआ होगा, जहां वह खराब हो चुका था। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कार्यवाही शुरू कर चुकी है, ताकि विषाक्तता के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
नेशनल हाईवे 53 पर कहीं पर भी एक नया टोल प्लाजा बनना लगभग तय हो चुका है, जहां 8 गांवों के बीच कहीं पर भी यह टोल प्लाजा बनाया जा सकता है, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रदेश में भारतमाला परियोजना की चमचमाती सड़कों के साथ साथ अब टोल प्लाजा की भी मार पड़ने वाली है। प्रदेश में मौजूदा 25 टोल प्लाजा के बाद अब 26वें टोल प्लाजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुर्ग नेशनल हाईवे 53 के टेडेसरा से आरंग भारतमाला कॉरिडोर के बीच में टोल प्लाजा निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। धनौद, धनोरा, कोल्हापुरी, उमरपोटी, हनौदा, खोपली, पिसेगांव और पुरई के बीच इन 8 गांवों में से किसी भी एक गांव में लगभग 3.5 से लेकर 24 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी एक नया टोल प्लाजा बनाया जा सकता है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक 92 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क का निर्माण अब अंतिम चरणों में है। मंत्रालय ने दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इधर दुर्ग आरंग भारतमाला में भी नए स्थानों का चयन किया जा रहा है। वहीं 2 साल में कई नए टोल प्लाजा अभी तक छत्तीसगढ़ में बनाए जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। तो ये छोटा सा काम जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, जहां राजस्थान बंगाल में बने सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और बिजली गिरने का भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। राजस्थान से बंगाल तक बनी ट्रफ लाइन और बिहार से आंध्र प्रदेश तक एक्टिव हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है और इसके प्रभाव की वजह से शाम और रात में बादल, गरज चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन रही है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले लगभग 12 घंटे के दरमियान कहीं पर भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। आने वाले 5 दिनों तक जो है प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 11 मई के बाद से लगातार जो है थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली गिरने की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से गर्मी का असर एक बार फिर से तेज होने वाला है। भिलाई में सुबह 4 बजे से पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 500 घरों और 200 ट्रक ट्रेलरों की जांच करी गई। 7 संदिग्ध बाइक जब्त हुए, जबकि 100 से ज्यादा जवान इसमें शामिल थे। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में सोमवार तड़के दुर्ग पुलिस का एक बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुबह 4 बजे शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने कई बस्तियों, ट्रांसपोर्ट नगर और बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की। कार्यवाही सुबह 9 बजे तक चली। इस दौरान तकरीबन 500 मकानों और 200 ट्रेलरों ट्रक की जांच कर वाहनों की जांच करी गई। पुलिस ने 7 संदिग्ध मोटरसाइकिल जब्त की है, जबकि 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। पुलिस के मुताबिक जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया है, जहाँ अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया और उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और 100 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद नजर आए। 12वीं के हिंदी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड NSUI का नेता गिरफ्तार हो चुका है। 3000 में प्रश्न पत्र बेचा गया था, डिजिटल सबूत मिटा रहा था और बिलासपुर से पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में 12वीं के बोर्ड के हिंदी पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड NSUI नेता वेणु उर्फ वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 3000 रुपए लेकर छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। यह कार्यवाही रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। आरोपी बेमेतरा जिले के ग्राम बरसरा का रहने वाला है और फिलहाल रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रह रहा था। वहीं 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर 13 मार्च की रात टेलीग्राम पर लीक हुआ, जिसके बाद 14 मार्च को परीक्षा हुई। पेपर लीक की जानकारी परीक्षा के बाद मिली, जिसके कारण इसे रद्द कर 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित किया गया। पुलिस के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं हिंदी परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित कर दी गई थी।
रायपुर में गर्मी में ही डूबने लग चुके हैं घर। सफाई नहीं होने की वजह से घरों में नाले का गंदा पानी घुसा। अंडरब्रिज से लगातार गाड़ियां फिसल रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मानसून आने से पहले ही जलभराव की वजह से नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। फाफाडीह इलाके में रमन मंदिर छहमुला नाले में कचरा जाम होने के कारण पिछले कई दिनों से आसपास की बस्तियों में पानी भर रहा है। हालात ये हैं कि गर्मी के मौसम में ही नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से नालों की सफाई नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद बारिश और पानी के बहाव की वजह से चूना भट्टी बस्ती फाफाडीह अंडरब्रिज और पाठक नर्सिंग होम गली में जलभराव की स्थिति बन गई। कई घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं। फाफाडीह अंडरब्रिज में तेज पानी बहाव के कारण दोपहिया वाहन फिसलने की घटनाएं भी लगातार सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोग गिरकर चोटिल हुए। वहीं पाठक नर्सिंग होम गली में जलभराव के कारण अस्पताल परिसर और आसपास के घरों में पानी भर चुका है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के बोर्ड नतीजे बेहद खराब आए हैं। बालोद से कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। 8 प्राचार्यों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 14 लोगों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में खराब प्रदर्शन करने वाली स्कूलों पर गाज गिरने की शुरुआत हो चुकी है। बालोद जिले में खराब परीक्षा परिणाम के बाद कड़ी कार्यवाही करते हुए 8 प्राचार्यों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही 14 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पिछले वर्ष परीक्षा परिणाम 100% थे, अर्थात इन स्कूलों में सभी छात्र उत्तीर्ण थे। इस बार यहां 60% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। जिन विद्यालयों के प्राचार्यों पर कार्यवाही हुई है वहां के रिजल्ट 30 से 70% तक खराब रहे हैं। यह बताना लाजमी है कि राज्य के आधा दर्जन जिलों में नतीजे अपेक्षाकृत खराब रहे। कुछ स्कूलों की रिपोर्ट बेहद चिंताजनक भी है। ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही की जा रही है। इधर कार्यवाही का विरोध भी शुरू हो चुका है। बालोद जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण परिणाम में यह गिरावट हुई है। साला का परीक्षा परिणाम कम होने के कारण जिले के परीक्षा परिणाम में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निलंबित प्राचार्यों को संबंधित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिलेवार परीक्षा परिणाम में बालोद 10वीं कक्षा में तकरीबन 29वें स्थान पर और 12वीं में 30वें स्थान पर चल रहा है। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, जहां 118 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। बता दें, एमसीबी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर आया है। उपलब्ध कराते हुए रोजगार का अवसर रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एमसीबी के द्वारा 18 मई 2026 को भव्य रोजगार मेगा या प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। वहां कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह रोजगार मेला युवाओं को निजी क्षेत्र में सीधी नियुक्ति के अवसर प्रदान करेगा। जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। वहीं रोजगार कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बात करें तो इस रोजगार मेले में शिक्षक, लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, चपरासी और टेक्नीशियन ट्रेनी जैसे पद शामिल हैं। विभिन्न स्कूलों एवं संस्थानों में जैसे अलेख पब्लिक स्कूल, विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल, अलास्का पब्लिक स्कूल और डॉक्टर आरएनएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा शिक्षकों के पदों पर भर्ती भी की जाएगी। युद्ध की आग में प्लास्टिक उद्योग भी झुलस रहा है। कई आइटमों के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की आग में प्लास्टिक उद्योग भी बुरी तरीके से झुलसता नजर आ रहा है। इसके कारण प्लास्टिक का हर तरह का सामान जहां महंगा हो गया है, वहीं इसका उत्पादन भी कम हो चुका है। यही नहीं, डिमांड भी कम हो गई है। सबसे अहम कच्चा माल प्लास्टिक दाना, जो पहले 100 रुपये किलो मिलता था, उसके दाम अब 180 से 200 रुपये प्रति किलो हो चुके हैं। प्लास्टिक स्क्रैप, जो कि पहले 70 से 80 रुपये प्रति किलो मिलता था, उसके दाम 120 से 130 रुपए हो गए हैं। ऐसे में प्लास्टिक पाउच समेत तमाम तरह के सभी तरह के प्लास्टिक सामानों के दाम 20 से 50% तक महंगे हो चुके हैं। प्लास्टिक दाना बनाने के लिए आवश्यक पेट्रोकेमिकल्स जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन सीधे कच्चे तेलों से बनते हैं। तेल महंगा होने की वजह से प्लास्टिक की उत्पादन लागत बढ़ चुकी है और ऐसे में प्लास्टिक दाना महंगा हो गया है। प्लास्टिक दाना महंगा होने के कारण उससे बनने वाले सभी तरह के प्लास्टिक सामान भी अब महंगे होते नजर आ रहे हैं। प्रिंटिंग पाउच और पन्नी के दाम भी तकरीबन 50% तक बढ़ चुके हैं। राशन वितरण की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब 15 मई से 3 माह का एकमुश्त चावल लिया जा सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 माह का एकमुश्त राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक अप्रैल से लेकर जून 2026 तक का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसका आदेश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से लेकर जून 2026 तक आवंटित
आवंटित खाद्यान्न को एक मुफ्त वितरण करने की समय सीमा में वृद्धि कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक अब राशन कार्डधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की अंतिम सीमा 15 मई 2026 निर्धारित कर दी गई है। यानी 15 मई तक अब आप 3 महीने का राशन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जाकर अपने उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि तमाम लोगों तक यह अच्छी खबरें पहुंचाई जा सके। जय जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।